नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के वीडियो में हमारा मुद्दा है सीएए का। जहाँ सीएए जो है अब पूरे देश में लागू हो गया है और इसके लिए जो है काफ़ी उठापटक मची हुई है, काफ़ी घमासान मची हुई है। कुछ विरोधी पार्टियां हैं, वो चाहती नहीं कि हमारे राज्य में जो है सीएए लागू हो और इससे जो है उनके चुनाव की गणित गड़बड़ा जाएंगे, ऐसा साफ साफ जाहिर होता है। तो आखिर में सीएए है क्या और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्या राज्य सरकार को इसका पूरा पावर है कि उसको नहीं लागू करने देगी? इन्हीं सब सवालों पर हम जो है हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, जो एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि सीएए जो सरकार ने लाई है इसके पीछे का मकसद क्या है। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सीएए का बारे में जो सरकार ने लाया है? सीएए का मकसद क्या है, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? सर, सीएए तो बहुत बढ़िया कानून है जी, और ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जिस समय इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री और उधर के प्रधानमंत्री लियाकत अली जो हैं उनके बीच में डिस्कस हुआ था, लेकिन डिले हो गया। कोई बात नहीं। अभी सीएए में क्या है, सब जैसे जो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी जो लोग मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं और वहां पे परसिक्यूटेड है, मतलब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे कई वीडियो आते हैं जिसमें नग्न अवस्था में हिंदू महिलाओं को दिखाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें एक बच्ची को जबरदस्ती कलमा पढ़ा के पाकिस्तान में मुस्लिम रिलीजन फॉलो कराया, बाद में उसकी एक मुस्लिम आदमी से शादी कर दी, माँ बाप उसके लाचार हैं। आपने कई ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें कई सारे हिंदू भाई जो हैं, जो पाकिस्तान में रहते थे, वो वहाँ से परेशान हो गए। जोधपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, इन बेल्ट में काफ़ी सारे लोग आए। तो उन लोगों को भारत में नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो सीएए में किया गया है। अब समस्या जो आप जो बात कर रहे हैं, जैसे जो लोग अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, अब उनकी राजनीति जो है सेक्युलरिज्म पर टिकी हुई है। सेक्युलरिज्म का मतलब एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, जबकि सेक्युलरिज्म का मतलब ये होना चाहिए सर्वधर्म संप्रदाय। तो उसमें जो मोदी जी का जो नजरिया है वो बिल्कुल फिट बैठता है, सबका साथ सबका विकास। अब प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि भाई खाली इनका विकास हो, खाली इनका विकास हो, और ये अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं। सेक्युलर ये अपने आप को सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आप ओवैसी साहब की बात करें, वो मुस्लिम के बारे में बात करें तो वो बहुत बढ़िया आदमी है। मैं अगर हिंदू पक्ष के बारे में बात करूं तो मैं बहुत बेकार किस्म का आदमी हूं और मैं कम्युनल हूं। इसलिए मैं कभी अपने आप को सेकुलर नहीं बोलता। कोई मुझसे पूछता आप क्या हो, साहब मैं हिंदू हूं। बिल्कुल, मैं सेकुलर नाम की चीज को जानता ही नहीं। अब इन सेकुलर पार्टियों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो ये मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, इन्होंने जो सिक्सर मार दिया है इस गेंद के ऊपर, अब ये इनको संभालने में नहीं हो रहा। देखिए, जब पहले सीएए की बात हुई थी और एनआरसी की बात हुई थी तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों की अपना सिटीजनशिप छीन जाएगी, उन्हें दुयम दर्जे का नागरिक बना देंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, उनके आधार कार्ड कैंसिल हो जाएंगे, दुनिया भर की चीजें करके इन्होंने शाहीन बाग में लोगों का भीड़ लगा दी। इस बार आपको शाहीन बाग में भीड़ दिखती है? नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मुसलमान आज की डेट में ये बात समझ चुका है कि सीएए में बाहर से आने वाले प्रताड़ित जो लोग हैं, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, उनको हिंदुस्तान में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बात मुसलमान बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि भाई उसकी नागरिकता जाने वाली नहीं है तो उसे क्या फर्क पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, जब देश का बंटवारा हुआ जिसमें पाकिस्तान अलग हुआ, तो भाई ये कोई सेक्युलर नाम पे तो नहीं हुआ ना कि आपने सेक्युलर पाकिस्तान क्रिएट किया और सेक्युलर इंडिया क्रिएट किया। ऐसा तो नहीं था। उस समय तो रिलीजन के नाम पे बंटवारा हुआ, जो मुस्लिम है उधर चले जाएं, जो हिंदू है इधर आ जाएं। ये तो गांधी जी और बाकी के जो कांग्रेसी नेता थे, इनकी वजह से मुस्लिम यहाँ रह गए, नहीं तो सबने वहां जाना था। और सच्चाई तो यह है कि साहब उधर वाले भी नहीं चाहते थे कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम वहां चले आए। जी बिल्कुल, वो कभी नहीं चाहते थे। तो ये तो जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान यहाँ रह गए उनके लिए अच्छा हुआ कि आज वो भारतवर्ष में रह रहे हैं, और उनकी नागरिकता कौन लेने वाला है? जी। अब समस्या, बाहर से आए हुए उनको दिक्कत होगी। नहीं, बाहर से जो इलीगल आए हुए उनको दिक्कत है। अब जैसे रोहिंग्या यहाँ जबरदस्ती घुसे हैं, आप मुझे बताइए भाई, मुसलमान जो रोहिंग्या हैं अगर उन्हें बर्मा से खदेड़ा गया तो बांग्लादेश चले जाएं, बांग्लादेश उन्हें लेने को तैयार नहीं, पाकिस्तान उन्हें लेने को तैयार नहीं, तो हम क्यों ले लें? हमारे वहां पहले ही पॉपुलेशन की समस्या है और हम और लेके उसको और पॉपुलेशन को बढ़ाएं, उसके बाद हम अपनी डेमोग्राफिक चेंज करें।
ये जो लोग हैं ये इंडोनेशिया क्यों नहीं चले जाते, ये सऊदी अरेबिया क्यों नहीं चले जाते, ये अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते, वो लोग इनको क्यों नहीं ले रहे हैं। अब आप जबरदस्ती एक बात पकड़ के चले, नहीं रोहिंग्या हैं वो तो यहीं आएंगे, भाई ठीक है हमने एक बार बोल दिया, लोग आ भी गए तो जाएंगे भी तो वापिस जी, या इलीगली यहाँ पे रहेंगे। अब मुझे बताइए, मुस्लिम देश में कोई मुसलमान को क्यों परसिक्यूट करेगा, क्यों उसे प्रताड़ित करेगा। चलो मैं समझता हूं कि भाई जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हुए माइनॉरिटी में आ गए उनको तो प्रताड़ित किया जा सकता है, जो मेजोरिटी में उसे कौन प्रताड़ित किया जा सकता है। सीए में ये तो नहीं कि आपकी मेरी पर्सनल लड़ाई हो गई और मैं देश छोड़ के भाग गया और फिर मैंने जाके वहां नागरिकता ले ली, ऐसा नहीं है। और जो कानून जैसे अभी बंगाल है, भाई आपने अपना सिर खुद परेशानी में डाला है ये बात बोल के कि भाई हम सेक्युलर है। आप ना बोलते हम सेक्युलर हैं, आप बोलते हैं भाई हम तो यहीं के बासिंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी आपकी। आपने खुद एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो आपको अब खिसकता हुआ दिख रहा है, इसलिए आज आप बंगाल में आप ले लीजिए, वो कह रहे हैं हम सीए का विरोध करेंगे। अरे तुम लागू ही नहीं होने देंगे। तुम लागू कौन होते हो लागू होने ना देने वाले, ये तो सेंट्रल एक्ट है जी, इसे तो लागू करना ही पड़ेगा तुम्हें, तुमसे पूछेंगे थोड़ी। लोग बोल रहे हैं हम लागू ही नहीं करेंगे। हम कर्नाटक में क्या समस्या है, पश्चिम बंगाल में तो मेरे को समझ में आता है कि ममता दीदी हैं जी, ममता दीदी के जो काम करने का तरीका है उसको तो कभी कभी मुझे हंसी आती है। पिछले इलेक्शन में मैंने देखा था उनका पैर टूट गया था सर जी, प्लास्टर बंधे हुए, हुए प्लास्टर बंधा हुआ था और उस प्लास्टर बंधे हुए प्लस जिससे पहले उन्होंने बताया मैं प्लास्टर टूट गया, उसके बाद जी वो फिर एक व्हील चेयर पे बैठी थी और उस व्हील चेयर पे बैठ के वही पैर हिला रही थी जो टूटा हुआ था। सबने देखा, टीवी में आया, तो भाई आपको पता होना चाहिए टूटा या नहीं टूटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस बार आपने फिर वही कि ममता दीदी गिर गई, उनके सिर पे चोट लग गई। बच्चे रोज खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए गिरते हैं, किस किस की फोटो दिखाओगे जी। आपको आज फोकस करना चाहिए उसमें। अब आपको नहीं समझ में आ रहा मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं, मोदी जी के शिक्षर को मैं कैसे हैंडल करूं, भाजपा के शिक्षर को मैं कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे मुसलमानों को प्रिवेंट करूं कि भाई तुम सेक्युलर ब्रिगेड में रह के भी सेफ नहीं हो। आप मुझे बताओ 70 साल से ये बोलते फिर रहे हैं कि भाई हम सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर, तो आज भी मुसलमान गरीब है तो क्या फायदा तुम्हारे सेक्युलरिज्म का। इससे अच्छा तो आप जो है भगवाधारियों के साथ रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो और हर चीज के बेनिफिट लो। अब ये आपका गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी इतने टाइम चीफ मिनिस्टर रहे, जो सड़कें बनी, जो फैक्ट्रियां बनी, उनमें क्या सिर्फ हिंदू काम कर रहे हैं, मुसलमान काम नहीं कर रहा, कर रहा है ना, उसमें मुसलमान चल रहा है नहीं चल रहा है। जो केंद्र का स्कीम है सबको फायदा है। आज सर मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट मतलब पुल बन रहे, ब्रिज बन रहे, सड़क बन रही है, रेलवे की लाइन डल रही है। ये सारे के सारे काम में जो मैक्सिमम मजदूर हैं वो यूपी और बिहार के जो और उत्तराखंड के जो मुसलमान हैं वो लोग हैं। पहाड़ों में जहाँ कभी मुसलमान नहीं दिखते थे वहां भी आज के डेट में मुसलमान दिख रहे हैं। मैं तो खुद उधर का हूँ, मैं आपको जमीन की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो जब एक मुसलमान जो है हमारे देश का वो अपना कंट्रीब्यूशन इस चीज में कर रहा है, उसको तो कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तू कहाँ से आया और क्या नाम है, क्यों ये कर रहा है, भाई यहीं का है तो यहीं रहेगा। इतने ऑटो चलाने वाले हमारे भाई बंधु हैं वो यहीं है, जाएगा कौन जो इलीगली आया है, बिल्कुल जिसको हम जाना भी चाहिए। कोई देश ऐसा है आप अमेरिका चले जाओ इलीगली आपको रख लेगा, आप कनाडा चले जाओ इलीगली आपको रख लेगा, आपको तुरंत डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान में आपको ये चाहिए कोई भी आदमी इलीगली आए वो यहीं बन के रहे, क्योंकि हम सेकुलर है, सीधा वोटर बन जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना। और वैसे भी इन लोगों का विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इनका इस बार जो है सर्वनाश होना ही होना है। और आप देखिएगा सीए के रहते हुए और बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू को रहते हुए भी भाजपा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोबारा आपके पंतप्रधान मोदी जी ही होने वाले हैं और भाजपा ही सरकार बनाएगी। इसमें किसी को संकोच, कोई शुभ शंका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इनके विरोध से, गतिरोध से, भाजपा ही आएगी। और सीए लागू हो चुका है, ये सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। सर क्या लगता है इस तरह से किस तरह कार्रवाई होगी और क्या कैसे होगी, इसके थोड़ा सा बारे में तो बता दीजिए। सर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में भारत देश को पर राज कर रही है जी। भारत देश के पंतप्रधान भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आप पिछले 10 साल में आप मुझे कोई ऐसा इलीगल एक्ट बताइए कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को जबरदस्ती घर से उठाया हो और देश के बाहर छोड़ दिया हो। तो अगर कोई आदमी इलीगल रहते हुए पकड़ा गया तो उसको पासपोर्ट एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी, और उसके बाद भारत के कोर्ट में जाके अपनी बात प्रूव करने का भी टाइम दिया जाता है उसको। जी बिल्कुल।
तो सर ऐसी कोई भी कार्रवाई अगर होती है सीएए के तौर पे, तो सर वो भी कानून के तौर पे ही होती है। जब कोई हिंदू जो बाहर से आया हुआ है या सिख जो बाहर से आया हुआ है, इसकी पड़ताल कैसे होगी कि जो बाहर से कौन है और अपने यहाँ का कौन है? ये पड़ताल में ही सीए के थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई होगी ना सर। ये पड़ताल क्या एक तरफ सबको ये परेशान किया जाएगा, ऐसा लगता है? नहीं, कोई परेशान नहीं किया जाएगा साहब। जोधपुर में, राजस्थान में ये तो खुला तौर पे चल रहा है। जो वहां पे ऑलरेडी हिंदू आए हुए हैं बाहर के देशों से, या जो सिख अफगानिस्तान से आए हुए हैं, आपको पता है अभी थोड़े कुछ दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान का जो तालिबान है उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई आप हमारे को अफगानिस्तान को सीएए में मत डालो, हम देख लेंगे आपके सिखों के ऊपर, हम किसी भी तरह का कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होने देंगे। ये उनके स्टेटमेंट है, हमारे नहीं है। लेकिन आपकी बात पे फिर से मैं कहता हूँ सर, एक पूरा प्रोसीजर है, एक एसओपी है जिसके तहत आपको चलना है, और जो लोग उस एसओपी में आएंगे उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। और जब उनको नागरिकता दी जाएगी तो मान लीजिए जैसे पाकिस्तान के 10 हिंदू यहाँ पे आए, उनको हमने नागरिकता दी, नागरिकता देने के बाद हम उनको बोलेंगे आप पाकिस्तान की जो नागरिकता है उससे रिलैंक्विश करेंगे, उसको आप छोड़ेंगे, तब आप भारत के सिटीजन माने जाएंगे। यहाँ पे जो ऑलरेडी रहने वाला मुसलमान है उसकी कोई तफ्तीश नहीं करने जा रहा जी, कोई चेकिंग नहीं होने वाली उसकी सीएए के तहत। ये जो लोग बाहर से आए हैं, जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं कि हम बाहर से आए हैं, हम प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। लेकिन अभी देखो दिल्ली में केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग यहाँ पर जो जिसको जॉब मिलना चाहिए वो अफेक्टेड होंगे, वो बाहर से आके लोगों को जॉब दिया जाएगा, उनको रहने के मौका दिया जाएगा, यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, ऐसा कुछ बरगलाने काम जो हो रहा है क्या है? केजरीवाल जी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। उन्होंने कहा मैंने दिल्ली में सारे अस्पताल जो है बहुत अच्छी तरह से सेट कर दिए, बहुत बढ़िया तरह से, सब डॉक्टर वॉक्टर सब हमने खूब बढ़िया बना दिए, स्कूल भी, ऐसा उन्होंने कहा। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ सर, अभी हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। उन्हीं की पार्टी के राघव चड्ढा जी हैं, उनकी आंख में रेटिना में इशू आया है, आज के न्यूज़पेपर में है, वो यूनाइटेड किंगडम में जाकर उसका इलाज करा रहे हैं। उसका इलाज हिंदुस्तान में भी हो सकता है, रेटिना स्पेशलिस्ट हिंदुस्तान में भी है। तो अगर आपने दिल्ली के अस्पताल इतने अच्छे कर दिए जहां पे हर तरह के इलाज की सुविधा है, तो आपके खुद की पार्टी का आदमी यूनाइटेड किंगडम लंदन जाके क्यों इलाज करा रहा है अपना? उसको तो यहीं करा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो सर उनकी कथनी में और उनकी करनी में बहुत फर्क है। ईडी से तो वो छुपते भाग रहे हैं जी, समन्स उनके पीछे हैं। अब बताइए, भारत देश का, दिल्ली प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर है जो पुलिस के समन से, ईडी के समन से भागता फिर रहा है। 9 समन आ गए हैं उनको। क्या मैसेज देता है सर? 21 तारीख को फिर कोर्ट में हाजिर होने का क्या मैसेज देता है सर? आपको बेल लेनी पड़ी, तो ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज यही देता है कि भाई मैं जो मर्जी आएगी मैं करूंगा, लेकिन आप चिंता मत करो, इस बार आपका भी हिसाब हो जाने वाला है। दिल्ली से भी इनका साफ है जी। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था सीएए के ऊपर, सीएए के लागू होने के बाद जो है कौन कौन इफेक्टेड होगा और किस तरह का इस पर कार्रवाई होगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है इस विषय पर चर्चा का, तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और चर्चा पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय